हेलो एवरीवन, वेलकम टू यू ऑल स्टडी फॉर मैथ। तो चलिए कुछ ज्ञान बांटना शुरू करते हैं। आज हम स्टार्ट करेंगे बेस्ट वे फॉर द एग्ज़ाम सक्सेस। एग्ज़ाम में सक्सेस के लिए क्या क्या चीज़ें आपको फॉलो करनी चाहिए वो देख लीजिए। सबसे पहले आपको अपना गोल जो है वो सेट करना है। अब गोल में क्या, एक गोल होता है कि हमें आगे फ्यूचर में करना क्या है, ठीक है। एक गोल ये होता है कि हमें टीचर बनना है, हमें डॉक्टर बनना है, हमें इंजीनियर बनना है, हमें पेंटर बनना है, हमें आर्टिस्ट बनना है। ये सब चीज़ें एक गोल आपका ये होता है। अनादर गोल क्या होता है वो समझिए। एक गोल होता है आपका मार्क्स स्कोर करना, ठीक है। आपको कितने मार्क्स स्कोर करने हैं अकॉर्डिंग टू स्टूडेंट्स। मान लो किसी ने 80 में से सोचा कि मेरे 75 आने चाहिए, किसी ने सोचा मेरे 60 तो आने ही चाहिए, कोई सोच रहा है मेरे 50 आ जाए वही बहुत है, कोई सोच रहा है भाई मैं पास हो जाऊँ वही बहुत है। इतनी मेंटेलिटी हो गई। एक है जो टॉपर सोच रहा है कि 75 से प्लस आए, एक है जो सोचता है कि 60 भी आ जाए, एवरेज स्टूडेंट की भाई 60 भी आ जाए तो बहुत है। एक बोलता है कि यार 50 भी आ जाएंगे तो ठीक है कोई दिक्कत नहीं। एक सोचता है कि भाई पास हो जाओ, राइट। अब इतनी कंडीशंस हैं, उसमें से हमें अपना गोल फिक्स करना है। अगर आप 70 का गोल फिक्स करते हैं तो आप 60 100% ले आएंगे। अगर आप 60 का गोल करेंगे तो आप 50 100% ले आएंगे, अगर आपकी मेहनत अच्छी रही तो। ये भी याद रखिए, अगर आपकी मेहनत सही है, आपकी मेहनत अच्छी है, आप अपनी पढ़ाई पे फोकस कर रहे हैं, जितनी भी चीज़ें मैं समझाती हूँ, जितने भी वेज़ मैं आपको देती हूँ कि हाँ इस तरीके से स्टडी कीजिए, इस तरीके से स्टडी के लिए मोटिवेट हुई है, इस तरीके से कंसंट्रेशन करेंगे तो आपकी पढ़ाई ज़्यादा अच्छी होगी। जो भी टिप्स मैं देती हूँ अगर आप उसको फॉलो कर रहे हैं तो 101% आपके मार्क्स हर मंथली इंक्रीज़ होने ही हैं, अगर आप लोग सेम पैटर्न में चलेंगे। इस बात की मैं गारंटी दे सकती हूँ, ठीक है। इसलिए आप लोगों को हमेशा अपना गोल फिक्स करना है कि भाई हमें कितने मार्क्स लाने हैं इस वाले पेपर में, मतलब वो फाइनल पेपर में कितने, हाफ ईयरली पेपर में कितने स्कोर कीजिए। अपना गोल फिक्स कीजिए कि हमें 80 में से 70 मार्क्स लाने ही लाने हैं, उसके हिसाब से तैयारी कीजिए। अब 70 भी नहीं लाएंगे तो 65 से 60 के बीच में तो आप 101% अपने मार्क्स ले आएंगे, ठीक है। अब अगली बार 70 की जगह पे 80 सोचिए कि 80 आउट ऑफ 80 लाना है, उसके हिसाब से डबल मेहनत कीजिए। डबल मेहनत करेंगे आप तो आपके मार्क्स भी डबल होने ही हैं, ठीक है। तो 10-5 मार्क्स तो अपने आप ही बढ़ने, 10-5 मार्क्स बढ़े नहीं कि आप 70 पे पहुंच गए। जो टारगेट आपने पहले बनाया था, एक टारगेट तो पूरा हो गया। कंटिन्यू रखेंगे स्टडी तो इससे प्लस मार्क्स आपके 100% इंक्रीज होने हैं। इसीलिए हमेशा अपना गोल फिक्स रखिए ताकि आप अपने दिमाग में ये चीज़ बैठा सकें कि भाई हमें इतने मार्क्स लाने ही हैं। जब हम अपने आप को उस मार्क्स के हिसाब से तैयार करते हैं ना, तो मतलब अपने आप ही हमारी स्टडी के लिए एक प्रेशर बनने लगता है, एक टारगेट बनने लगता है। अपने आप खुशी होती है कि यार हमने इतना टारगेट बनाया तो कम से कम इतनी मेहनत तो करनी पड़ेगी। अब 70 मार्क्स लाने हैं, क्लास में टॉपर बनना है तो इतनी मेहनत तो करनी पड़ेगी, इतना तो पढ़ना ही पड़ेगा। बाकी डायरेक्शंस देने के लिए टीचर्स तो है ही ना, कोई चीज़ समझ नहीं आ रही तो उसके लिए तो टीचर्स हैं ही समझाने के लिए, बट हमें भी तो थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी ना। जब आप ये चीज़ अपने दिमाग में सेट कर लेंगे ना तो आपको कोई भी एग्ज़ाम में सक्सेस बनने से नहीं रोक सकता, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक देखिए, मैनेज योर टाइम ऑलवेज फॉर स्टडी। आपको अपना टाइम जो है स्टडी के लिए मैनेज करना है कि आपको कौन सा टाइम निकालना है अपनी पढ़ाई के लिए, दिन का, दोपहर का, रात का, वो आपके हिसाब से। लेकिन टाइम मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी है। हमें पता होना चाहिए कि कौन से टाइम में हम सबसे ज़्यादा अपने दिमाग को एक्टिव रख पा रहे हैं। पता कैसे चलेगा वो भी एक डाउट है। आप कोई भी चीज़ पढ़िए, अगर आपको आधे घंटे के अंदर वो चीज़ याद हो गई तुरंत, है ना, आधे घंटे के अंदर अगर आपने उसके कॉन्सेप्ट भी क्लियर कर लिया, उसका आंसर भी याद कर लिया, आपको समझ भी आ गया, आप किसी और को भी समझा सकते हैं इतना बढ़िया तरीके से समझ में। जब ये कंडीशन होती है तो आप समझ जाइए कि वो जो टाइम है वो आपके लिए बेस्ट है। चाहे वो आपका दिन का टाइम हो, चाहे वो आपके रात का टाइम हो, चाहे वो आपका सुबह का टाइम हो, कोई सा भी टाइम हो वो आप पे डिपेंडेंट है। लेकिन जब ऐसी कंडीशन होती है कि आपके कॉन्सेप्ट क्लियर है, आपको आंसर याद हो रहा है, आप किसी और को समझाने की कैपेसिटी रख रहे हैं, तो समझ जाइए कि वो जो टाइमिंग है वो आपकी स्टडी के लिए बिल्कुल फिक्स है, बिल्कुल सही है। तो आप उस टाइम से कंटिन्यू रखिए अपनी स्टडी। समझ गए ये चीज़। थर्ड देखिए, आइडेंटिफाई योर लर्निंग स्टाइल। आप अपनी जो लर्निंग की स्टाइल है उसको आइडेंटिफाई कीजिए। क्या आप सही तरीके से पढ़ पा रहे हैं या फिर क्या आप सही तरीके से पढ़ रहे हैं। कुछ बच्चे क्या करते हैं, यूट्यूब ओपन किया, मान लो अगर क्लास में भी हैं या फिर कोचिंग वगैरह भी जाते हैं तो कोचिंग में भी क्या करते हैं बच्चे, सर ने समझाया, हाँ कॉपी में लिख लिया, हाँ ठीक है अभी तो समझ में आ गया। घर आए, घर में उस चीज़ को छोड़ दिया, स्कूल का होमवर्क करने लग गए, कोई अदर एक्टिविटी करने लग गए, सो गए। अब अगले दिन सोचे कि कल सर ने जो क्या पढ़ाया था, या फिर अगले दिन भी नहीं, बच्चे क्या करते हैं उसको छोड़ ही देते हैं, भूल ही जाते हैं। फिर 3-4 दिन बाद जब याद आएगा तब वो नोटबुक ओपन करेंगे। नोटबुक ओपन करके देखा कि सर ने तो समझाया था, तब तो समझ में, अब नहीं समझ में आ रहा। अब क्या करें, गलती किसने की है,
क्या सर ने गलती करी है या आपने गलती करी? आपने गलती करी, आप घर पे आके रिपीट नहीं करा, आपने रिपीट नहीं किया, वो आपने किए जो याद करने की स्किल्स थी उस टाइम वो तो एक्टिव थी, लेकिन अब आपने रिपीट नहीं करी, तो अब आपका ब्रेन क्या कर दिया, उसको वॉश कर दिया। अब क्या करें? तो ऐसी चीज़ें कभी नहीं करनी। जब आप ऐसा करेंगे तो आपको लोड पड़ेगा, आपको टेंशन होने लगेगी कि यार ये तो मुझे आ ही नहीं रहा, चलो ये टॉपिक बाद में पढ़ेंगे। फिर वो जो टॉपिक है ना, उससे आप चिढ़ने लग जाएंगे। जब आप चिढ़ने लग जाते हैं तो वो सब्जेक्ट आपको टफ लगने लगता है। ज़्यादातर बच्चे ये चीज़ मैथ्स में करते हैं, थ्योरम समझ में नहीं आ रही, बाद में पढ़ लेंगे, बाद में पढ़ लेंगे, बाद में फिर वो बाद में ही रह जाता है। एग्ज़ाम टाइम आता है तब इतना सारा लोड ले लेंगे, बोलेंगे 10-10 चैप्टर बाकी, अब कैसे पढ़ें? फिर बोल देंगे, कोई पूछेगा तो बोल देंगे यार मुझे मैथ्स ही नहीं अच्छी लगती, मैथ्स बहुत टफ है इसलिए ऐसा हुआ है। आप अपनी गलती नहीं मानेंगे कि मैंने पढ़ा नहीं, मैंने ना उस टाइम पे वो चीज़ स्किप कर दी इसलिए आज मेरे से नहीं बन रही। ये कोई बच्चा नहीं बोलता है, सब यही बोलते हैं कि वो टफ है इसलिए समझ में नहीं आया। ऐसा नहीं होता, गलती आपकी है। आपका काम है, आप कोई भी चीज़ पढ़ रहे हैं, चाहे वो किसी भी सब्जेक्ट से, चाहे वो साइंस से हो, मैथ्स से हो, इंग्लिश से हो, हिंदी से हो, मैथ्स से हो, हर एक सब्जेक्ट अपनी जगह पे बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। चाहे वो हिंदी हो, चाहे वो मैथ्स हो, चाहे वो साइंस हो, हर एक सब्जेक्ट की अपनी इंपॉर्टेंस है। ये चीज़ याद रखिए, ठीक है? तो हर एक सब्जेक्ट को इंपॉर्टेंस देनी है। हाँ, इजी सब्जेक्ट जो लगते हैं उसको कम टाइम दे दो, टफ सब्जेक्ट जो लगते हैं उसको ज़्यादा टाइम दे दो, लेकिन आपके पढ़ने का तरीका बिल्कुल सही होना चाहिए। आप कोई भी चीज़ पढ़ रहे हैं तो उसके नोट्स प्रिपेयर कीजिए, उसका फ्लो चार्ट प्रिपेयर कीजिए, डायग्राम प्रिपेयर कीजिए, उसके ग्राफ्स प्रिपेयर कीजिए, याद कीजिए, समझिए उन चीज़ों को, कॉन्सेप्ट क्लियर कीजिए। रटने से कुछ नहीं होगा, ये चीज़ याद रखिए। रटी हुई चीज़ें कभी भी याद नहीं रहती हैं। एक बार रट लिया, लगेगा कि आसान है, रट लिया था तो आज याद हो गया, वो कल के दिन के लिए नहीं है। एक दिन 4 दिन के लिए वो रटा हुआ याद रहेगा, उसके बाद भूल जाएंगे। और यहाँ आपको रट के आपको कोई बोट नहीं चलानी है, आपको एग्ज़ाम तक याद रखना है, मेन एग्ज़ाम तक जो कि आपके साल के आखिरी में होने वाला है। तो आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे तभी आप वो कंप्लीट कर पाएंगे, रटने से नहीं होगा। तो अपनी हमेशा पढ़ने की स्टाइल पे ध्यान दीजिए कि आप सही तरीके से पढ़ रहे हैं या नहीं। आप पढ़ने का सही तरीका क्या है वो भी देख लीजिए। कोई भी चीज़ पढ़ते हैं उसका कॉन्सेप्ट लिखिए, कॉन्सेप्ट के बाद उसमें क्या क्या चीज़ें हमें ज़्यादा पॉइंट मतलब ऐसे होता है ना कि एकदम पॉइंट टू पॉइंट समझ में आ रही, तो वो पॉइंट टू पॉइंट क्या समझ में आ रही वो पॉइंट्स अलग लिख लीजिए। उसके बाद उसके मीनिंग आपके हिसाब से आपने क्या समझे उसको अपनी हिंदी लैंग्वेज में लिख लीजिए कि हाँ इसका ये मीनिंग मैम ने जो समझाया है तो इस लाइन का ऐसा ऐसा मीनिंग है, वो अपनी लैंग्वेज में एक अलग से लिख लीजिए उसी के नीचे। अगली बार उसको नोट में क्लियर कर लीजिए, ठीक है? जो जो मेन जो भी आपने पढ़ा है एक चैप्टर में, उसमें आपको जो जो टफ लगता है कि ये चीज़ें याद नहीं हो रही है, उसका एक फ्लो चार्ट बना लीजिए। उस फ्लो चार्ट को रिपीट करते रहिए, 7 दिन के अंदर वो फ्लो चार्ट भी कंप्लीट हो जाएगा। आपको अपने आप ही आपको पता नहीं चलना है, लेकिन वो फ्लो चार्ट भी आपको याद हो जाना है। चैप्टर क्लियर हुआ, कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए, इस तरीके से पढ़िए। अगर आप सोचें कि मैं तो रट लूँगा, एग्ज़ाम टाइम में पढ़ लूँगा, ये गलती जो बच्चे करते हैं ना, ये बहुत ही गलत चीज़ है। कभी भी आज से कल में डालने की कोशिश मत करिए अपनी पढ़ाई को। फोकस रहिए, डेली की डेली चीज़ों को रिपीट कीजिए, ठीक है? नहीं तो लोड ज़्यादा बढ़ जाएगा, और लोड ज़्यादा बढ़ जाता है ना तो हम बहुत टेंशन में आ जाते हैं, और जब टेंशन होता है तो हमारा जो ब्रेन है वो इतना एक्टिव नहीं हो पाता है पढ़ाई के लिए। तो हमेशा अपनी लर्निंग स्टाइल पे ध्यान रखिए, नोट्स प्रिपेयर कीजिए, और नोट्स के बाद जो आप कॉन्सेप्ट क्लियर होते हैं उसको अपनी लैंग्वेज में अलग से लिख लीजिए, ताकि नेक्स्ट टाइम जब आप उस टॉपिक को पढ़ेंगे तो आपको अपनी लैंग्वेज पढ़ के समझ में आ जाएगा कि हाँ इस पर ऐसे ऐसे समझा था, ठीक है? नेक्स्ट देखिए, डेवलप योर स्टडी प्लान। आपको अपने स्टडी प्लान को डेवलप करना है। अगर आप, कई बच्चे ऐसे करते हैं ना, न तो कोचिंग जाएंगे न तो पढ़ाई करेंगे, एग्ज़ाम के टाइम में से बगल वाले दोस्त से कॉपी लेंगे, लिख लेंगे, थोड़ा सा देख लेंगे और पेपर देने चल देंगे। कई बच्चे उसकी जगह भी ये होते हैं जो डेली क्लास लेते हैं, डेली एक्टिव रहते हैं, क्वेश्चंस पूछते हैं, अपने कॉन्सेप्ट क्लियर करते हैं। उनका क्या होता है, वो लास्ट टाइम पे घबराते नहीं। क्यों? क्योंकि भाई हमने तो पढ़ रखा है, हमें क्या करना है एग्ज़ाम में, सिर्फ रिवाइज करना है। और एक बच्चे ऐसे होते हैं जो पूरे महीना कुछ नहीं करते हैं, एग्ज़ाम टाइम पे बगल वाले से कॉपी ले लेंगे, उसकी फ़ोटो कॉपी करा लेंगे, फिर उसको एज इट इज़ लिख लेंगे अपनी कॉपी में, और सोचेंगे एक दिन में हम पढ़ लेंगे और हम लिख के आ जाएंगे एग्ज़ाम में। ये जो तरीके करते हैं ना, ये बहुत गलत है। अपने स्टडी प्लान को डेवलप कीजिए। अगर आपको कोई सब्जेक्ट टफ लग रहा है उसको टाइम ज़्यादा दीजिए, कॉन्सेप्ट क्लियर कराइए। एक टीचर से समझ में नहीं आ रहा, स्कूल टीचर से समझ में नहीं आया, कोचिंग टीचर से पूछ लीजिए। कोचिंग से समझ में नहीं आ रहा तो यूट्यूब तो है ही आपका, यूट्यूब है, गूगल है। आज के ज़माने में हर एक चीज़ आपके लिए अवेलेबल है। आपको जो समझ में ना आए आप फ़ोन में टाइप कर सकते हैं, आपको उसकी जो जानकारी है वो क्लियर मिल जाएंगी। 10-10 तरीके से समझाया हुआ है हर एक चीज़ को, ठीक है? तो अपने कॉन्सेप्ट क्लियर रखिए, स्टडी प्लान को बदलिए, अपने आप को डेवलप कीजिए। इतनी चीज़ समझ में आ गई। नेक्स्ट देखिए,
कीप अप विथ रीडिंग। आपको रीडिंग के साथ में अपनी चीज़ को समझना है। लाइक बच्चे क्या करते हैं, आंखों से देखा और हो गया, मन के अंदर पढ़ते हैं बच्चे, है ना। आजकल के बच्चों की आदत क्या है, बुक देखी, बुक में जो भी लिखा हुआ है हमने मन के अंदर पढ़ लिया, अगले दिन एग्ज़ाम देने चले गए। अब वो मन के अंदर का मन के अंदर ही रह जाएगा, ब्रेन तक वो पहुंच ही नहीं पाया। रीड करेंगे, आपके कानों तक चीज़ें जा रही हैं, आपकी आंखें कंसंट्रेट हैं ही उस चीज़ पे, आपके कानों तक आवाज़ जा रही है, आपका दिमाग जो है वो एकदम एक्टिव है। आप उस लाइन को, उस आंसर को बार बार रिपीट करें, आपका माइंड जो है वो कहीं ना कहीं उस चीज़ को कैप्चर कर रहा है कि हाँ इसका ये मीनिंग है, ऐसे ऐसे सॉल्व होने वाला है। तो एग्ज़ाम टाइम पे क्या होता है कि जब आप सब कुछ याद कर लेते हो, उसमें से मान लो एक दो लाइन या फिर एक दो वर्ड्स याद नहीं होंगे, बाकी पूरा का पूरी चीज़ आपको याद रहेगी। इसलिए हमेशा रीडिंग करके याद किया करिए। मन के अंदर नहीं पढ़ना है, बाहर चिल्ला चिल्ला के बढ़िया अच्छे तरीके से पढ़ना है। मतलब चिल्लाना ऐसा नहीं कि आप पूरे अपने घर के लोगों और जो बगल में आस पड़ोस वाले वहाँ तक आवाज़ पहुँच जाए, ऐसा कुछ नहीं। चिल्ला चिल्ला के पढ़ने का मीनिंग ये है कि आपको अच्छे तरीके से रीडिंग करके पढ़ना है। जिस तरीके से मैं आपको भी यहाँ पे समझा रही हूँ, इसी तरीके से आपको अपने क्वेश्चंस को रीड करके पढ़ना है। ऐसे रीडिंग से पढ़ने से क्या होता है ना कि हमारा जो कान है वो भी उस चीज़ को सुन रहा है, और जब हम पढ़ते हैं ना तो हमें ऐसा लगता है कि हम खुद को समझा रहे हैं, और जब हम अपने आप को समझाते हैं ना तो वो चीज़ और भी ज़्यादा अच्छी हो जाती है। तो इसलिए रीडिंग करते रहिए। रीडिंग करते हुए नहीं हम बोलते हैं कि अच्छा इसका ये मीनिंग था, अच्छा इसको ऐसे सॉल्व करना होता है, इसमें ये मेथड अप्लाई होती है। हम अपने आप को समझाने लग जाते हैं, इंग्लिश की लाइनें पढ़ते हैं और हिंदी में खुद को समझाने लग जाते हैं कि इसका ऐसा ऐसा मीनिंग है, ऐसा ऐसा हुआ था। तो वो रीड किया, रीड करने का भी हमें कैप्चर हो गया, फिर उसके बाद हमने समझा दिया, तो हमने अपना खुद का ही कॉन्सेप्ट क्लियर कर लिया। ठीक है, तो रीडिंग का ये फ़ायदा होता है। तो रीडिंग हमेशा करते रहिए, रीडिंग करना ना छोड़े। मन में पढ़ना गलत है, हमेशा एक बेसिक वे में जैसे हम बात करते हैं उसी तरीके से अपनी रीडिंग कंटिन्यू रखिए। मन में कभी भी पढ़ना शुरू मत कीजिए। नेक्स्ट है आपका अटेंड क्लास रेगुलरली। आपको अपनी क्लासेस जो है हमेशा अटेंड करनी है। अब चाहे वो स्कूल की हो, चाहे वो कोचिंग की हो, चाहे वो यूट्यूब की हो, वो तो आपके ऊपर है कि कौन सी क्लासें हैं, लेकिन आप अपनी क्लासेस को कंटिन्यू रखिए, स्किप मत कीजिए। बच्चे क्या करते हैं, 5-5 6-6 दिन जाते ही नहीं है। और आजकल तो बहुत ट्रेंडिंग है बंक मारना, जिसको हम बोलते हैं, वो तो आजकल स्कूल में भी चल रहा है, कोचिंग में भी चल रहा है। तो ये चीज़ों को रहने दीजिए, ठीक है। अभी इसका आपका स्कूलिंग टाइम है। कभी कभार की बात अलग है, कोई कंडीशन है, बीमार है, कहीं जाना है, फंक्शंस वगैरह है, तब आप स्किप कर रहे हैं, वो समझ में आता है। लेकिन हमेशा कोशिश कीजिए कि आप जो है अपनी क्लास में अटेंडेंस में एक्टिव रहें, रेगुलर रहें, चाहे वो कोचिंग हो चाहे वो स्कूल हो। कोशिश करें कि ज़्यादा से ज़्यादा एक्टिव रहें। कंडीशन जो रहती है कि कभी कभार नहीं आ पाते, वो अलग बात है, उसमें कंडीशन लगी हुई है। तो कंडीशन जब रहती है तो ठीक है, लेकिन कोशिश करिए कि बंक वगैरह ना करें, अपनी पढ़ाई पर ध्यान दें। नेक्स्ट है हमारे पास लर्न विथ कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन के साथ पढ़ाई कीजिए। अब कंसंट्रेशन के साथ पढ़ाई कैसे करते हैं, उसका मैंने सेपरेट वीडियो बना रखा है कि आपको कंसंट्रेशन के साथ पढ़ाई करने के लिए क्या क्या चीज़ें फॉलो करनी चाहिए। आप प्लीज़ वो वीडियो जाके देख लीजिएगा। कंसंट्रेशन की एक अलग से वीडियो है, इसलिए मैं यहाँ पे ज़्यादा डिस्कस नहीं करूँगी इसके बारे में। नेक्स्ट है आपका प्रैक्टिस पेपर। आपको प्रीवियस ईयर के जो चैप्टर्स के क्वेश्चंस पेपर रहते हैं, जैसे हमारा रहता है ना कि 28 मार्क्स का 1 से लेके 6 चैप्टर में से 28 मार्क्स का आने वाला है। इस तरीके की जो नॉलेज है ये आपको कहाँ से मिलती है, जब आप लोग कोई भी प्रैक्टिस पेपर सॉल्व करते हैं तो आप खुद कैलकुलेट कर लेते हैं कि इन चैप्टर में से इतने इतने क्वेश्चंस आए हैं, टोटल मिला के 28 मार्क्स के इस चैप्टर में से क्वेश्चंस आए। तो आपको क्या क्या क्लियर हो रहा है, आपको क्लियर हो रहा है कि आपके जो मार्क्स हैं वो चैप्टर वाइज कितने किस चैप्टर में कितने कितने मार्क्स आपको मिल सकते हैं, कितने कितने मार्क्स के क्वेश्चन इस चैप्टर से आने वाले हैं। उसमें से आपको क्या क्या ईजी लगता है, पहले उसको परफेक्ट कर लीजिए, फिर आपको क्या क्या टफ लगता है उस पर ध्यान दीजिए, फिर उसमें भी समरी को लिखिए। अब समरी में से भी देखिए कि कौन कौन सी चीज़ें आपको क्लियर हो चुकी है, कौन सी चीज़ें आपको क्लियर नहीं हुई हैं। जो कम क्लियर हुई हैं उसमें बेसिक कॉन्सेप्ट्स को ध्यान से समझ लीजिए। लाइक मैथ्स में तो फॉर्मूला अगर आप समझ लेते हैं, फॉर्मूले के बाद जो है 1-2 स्टेप्स आप कर लेंगे तो कम से कम उतने का भी 1.5 से 2 मार्क्स मिल जाता है, अगर 5 मार्क्स का है तो। अगर आपको बिल्कुल क्वेश्चन नहीं आता है तो आप उसका कॉन्सेप्ट और फॉर्मूला भी लिखते हैं और थोड़ा सा उसको सॉल्व कर लेते हैं, तो आप कम से कम उसका 1 से 2 मार्क्स पक्का मिल ही जाता है। ठीक है, तो हमेशा प्रैक्टिस पेपर को सॉल्व कीजिए, जिसके कारण से आपको नॉलेज हो किस तरह के क्वेश्चंस आने वाले हैं, किस चैप्टर से कितने क्वेश्चंस आएंगे, कौन सा चैप्टर ज़्यादा दिया जाता है एग्जाम में, कौन सा कम दिया जा रहा है, टोटल मार्क्स कितना है, हमें कितना टाइम लग रहा है उस पेपर को सॉल्व करने में। ये सारी चीज़ें फिर आपको पता चल जाती हैं। तो इसीलिए प्रैक्टिस पेपर हमेशा सॉल्व करिए। अगर आपको एग्ज़ाम में सक्सेस करनी है, स्कोर अच्छे करने हैं, तो आपको इन चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। कीप वॉचिंग, कीप शेयरिंग। थैंक यू।